is proportion, third is percentage, and fourth is variation. Now, out of all these four topics, first of all, we will concentrate on first component of the same, that is ratio. See, ratio is a very important topic for the people who are going to use it in their daily professional life. If you become a professional in a company और सो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कहीं कंपनी में काम करते हैं, तो आपके लिए रेशियो, प्रोपोर्शन या परसेंटेज जैसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यही एक कारण है कि हमने इन टॉपिक्स को अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है. एंड मोर और लेस वन मस्ट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स व्हेन यू आर going into certain kind of calculations in your company for the sake of suppose you are a sales professional, then you are supposed to find the ratio between the previous sales and the current sales. आपको लास्ट ईयर की सेल्स का या लास्ट मंथ की सेल्स का और करंट मंथ की सेल्स का रेशियो निकालना है कि आपने कितना इंक्रीमेंट किया सेल्स में. सो ये रेशियो जैसा टॉपिक आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा. अभी आज के समय में बहुत सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन जो कि आपको इन कैलकुलेशन को बहुत आसान करने में हेल्प करेंगे. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इन चीज़ों का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं. बट देन अगेन हमको ये देखना होगा कि क्या हम मैनुअली चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं. क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं तो हमारे पास जो लेवल ऑफ कंपोनेंट हैं वो बहुत सारे होते हैं. इनिशियल लेवल पे हम जॉब शुरू करेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट कम होंगे. ठीक है, मे भी शायद हमको सिर्फ सेल्स देखना होगा, प्रमोशन देखना होगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं, या और भी ऐसे लोगों से डील करना होगा. ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रोफेशनल कैडर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके पास इस तरह की कैलकुलेशन का बहुत सारा काम आएगा. ठीक है, तो मे भी शायद हो सकता है आप बीबीए करने के बाद, चूंकि ये बीबीए का सिलेबस का पार्ट है, तो हो सकता है आप बीबीए करने के बाद जॉब में जाएं. मे भी हो सकता है आप बीबीए करने के बाद एमबीए भी करें, उसके बाद आप जॉब में जाएं. तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको अपने एमबीए के कोर्सेज में नहीं मिले, या फर्दर शायद आपको आगे इनको पढ़ने का मौका नहीं मिले. तो इसलिए हमने इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया. दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये रूटीन लाइफ में आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट आप यहाँ लिखे देख रहे हैं, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज और वेरिएशन है, ये आपको रूटीन लाइफ में बहुत काम आता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये चारों कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. अगर आप सबसे जो बेसिक चीज़ है, मान लो अगर हम उसको रेशियो बोलते हैं, तो रेशियो का यूज प्रोपोर्शन में भी है, रेशियो के ऊपर बेस्ड प्रोपोर्शन है आप कह सकते हैं. ठीक है, इन दोनों का यूज किसी न किसी फॉर्म में परसेंटेज में है, और इन तीनों का यूज किसी न किसी फॉर्म में वेरिएशन में है. तो अगर ये चारों टूल का इस्तेमाल करना हमको आता है या हमको पता है कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी. एक चीज़. दूसरा जो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बताना चाहूँगा वो ये होगी कि रेशियो, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, ये दो तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं. ठीक है, आज के टाइम में जब हम प्रोफेशनल लेवल पे या जॉब के लेवल पे बात करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं जिसमें कि आप जाएंगे आगे चल के, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब मीटिंग्स होती हैं, जब बातचीत होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं. प्रॉब्ली आप सारी कैलकुलेशन सब प्रेजेंटेशन बना कर ले गए, सब कुछ करके ले गए, उसके बाद भी आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, कि लास्ट ईयर की सेल का और इस साल की सेल का आपका क्या इंक्रीमेंट है या कितने परसेंटेज इंक्रीज है. ठीक है, तो आपको वो तुरंत मिनटों में निकालना होगा कि अभी हमने बस बॉस ने पूछा और हमको भी जवाब देना. ठीक है, तो एक सबसे बड़ा जो रीज़न हम आपको ये पढ़ा रहे हैं उसका कारण एक ये भी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि चीज़ें एसिमुलेट कैसे होती हैं, हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं. प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. हम आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स, सेट एग्जाम्पल्स आपको डिनोट करेंगे. ठीक है, आप उन एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और इस चीज़ को या इस डायमेंशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो अगर आप न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग हैं, आपको इन चीज़ों का कैलकुलेशन आता है या आपको सॉफ्टवेयर्स में इनका कैलकुलेशन पता है कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, तो आपका जो कैडर है या आपकी जो इमेज है वो आपकी टीम में इंक्रीज होती है. ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द कंपोनेंट ऑफ रेशियो एज सच. फाइन. नाउ व्हाट इज द रेशियो? As we had studied this particular topic in our previous classes also, might be
We had started this since sixth standard or so, and from there onwards we had been following this particular topic to class 10th. People who have been into mathematics also, in their 10+2, they might have studied the further formation of this particular topic of ratio, but everybody has learned this topic of ratio by till the class 10th, till 10th standard. And this was the integral part of mathematics classes, whatever you had studied at any level. Okay, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है आपकी स्टडीज़ का रेशियो, हम सब जानते हैं. लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल्स या कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जिनमें जो शायद अभी तक आपने उनको गो थ्रू नहीं किया हुआ या आपको उनका बहुत ज़्यादा ओवरव्यू नहीं आपके पास होगा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, रेशियो होता क्या है, व्हाट इज रेशियो. सपोज रेशियो हम सब जानते हैं, अगर हम लिखने को कहें तो हम सभी इसको लिख सकते हैं 5:9. हमने एक नंबर लिखा 5, कोलन लगा दिया, उसका मतलब हो गया 9. ठीक है, या कोलन लगाया और ये 9 हो गया. तो हमने बीच में जो कोलन है ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट रेशियो इज 5:9. फाइन, रेशियो इज 5:9. नाउ इन एनी केस हाउ विल वी इंटरप्रेट दिस वैल्यू. 5:9 कोई भी लिख सकता है, कहीं भी लिख सकता है. हमने कुछ भी नंबर लिख दिया, 5:9, 1:2, 3:4, 5:3, पता नहीं क्या लिख दिया. ठीक है, हमने कहीं भी कुछ भी नंबर लिख दिया, 5:9 लिख दिया, 3:4 लिख दिया, 5:4 लिख दिया, बहुत सारे नंबर लिख दिए, बीच में कोलन लगा दिया, तो क्या रेशियो हो गया? नहीं. रेशियो कब होगा? रेशियो होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, सेम unit. Unit has to be same in any given case. Suppose we are considering the sales value, then if we are considering the sales value, that sales value has to be in rupees. First thing, sales value, if for example, if we take the sales value of 2 years, that is 2020 and 2021. Okay, fine. Now if we take the sales volume of 2020 at 30% of 2019, okay, this is one denomination. Fine. Now in 2021 हम सेल क्या लिखते हैं, हम 2021 में सेल लिखते हैं कि सेल हुई 149 lakhs. Now it can be interpreted. It is not so that we cannot interpret these values, that in the year 2020 we are having the sale increment of 30%, and if we consider it as a base value, then we can find the increment for the next year as well. Considering the total value as 100, we will find how much increment has been done in 2021. लेकिन ये रेशियो नहीं है. रेशियो क्यों नहीं है? रेशियो इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वैल्यू परसेंटेज में है और यहाँ पर दूसरी वैल्यू रुपीज में. ठीक है, सेम यूनिट होने का मतलब क्या हुआ? सेम यूनिट होने का मतलब ये हुआ कि दोनों वैल्यूज या तो परसेंटेज में हो या दोनों वैल्यूज रुपीज में हो. ये 2020 के लिए, 2021 के लिए. ठीक है, या तो दोनों वैल्यू रुपीज में हो या फिर दोनों वैल्यूज परसेंटेज में हो, तब हम बोलेंगे कि ये रेशियो में है या रेशियो में रिप्रेजेंट करने के लायक है, तब हम ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई कि जब हम रेशियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो रेशियो रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों नंबर या दो वैल्यू जो हमने ली है, दोनों वैल्यू सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए. ठीक है, एक चीज. दूसरी चीज, हम यही से शुरू करते हैं. दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज यह हो गई कि हम इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं कि यहाँ पे 5:9 हमने इसको डिनोशन दिया है, तो 5:9 का मतलब क्या हो गया? 5/9. ये इसका क्या है? ये इसका डिनोशन है. क्या है ये? डिनोशन. डिनोशन का मतलब कि 5:9 का रेशियो हम फ्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला टोटलिटी में? टोटलिटी में मीनिंग ये निकला कि दो वैल्यूज होंगी, दोनों की यूनिट सेम होगी और दोनों फ्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट की जाएंगी. ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन में या रियल लाइफ में कह लो या आप कह लो नॉर्मल रूटीन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसका इस्तेमाल वापस किस फॉर्म में है? 5:9 के फॉर्म में. किस फॉर्म में है?
5:9 के फॉर्म में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। हमने लिख दिया नंबर क्या, 5:9 लिख दिया, 5:9 बीच में कॉलन लगा दिया, दोनों वैल्यूज रेशियो में हो गई। इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है कि फ्रैक्शन की दोनों वैल्यूज सेम यूनिट में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर हम सेल्स वॉल्यूम करंट कर रहे हैं तो यहाँ पे परसेंटेज में है, यहाँ पे रुपीज में है, तो ये दोनों सेम यूनिट में नहीं है, तो ये रेशियो में नहीं होगा। रेशियो में नहीं होगा। रेशियो में कब होगा, रेशियो में तब होगा जब हम दोनों वैल्यूज को या तो परसेंटेज में या तो रुपीज में प्रेजेंट करते हैं। अगर परसेंटेज में है तो ये रेशियो में कहलाएंगे, अगर दोनों वैल्यूज रुपीज में है तो ये रेशियो में कहलाएंगे, किलोग्राम में है तो कहलाएंगे, ग्राम्स में है तो कहलाएंगे। लेकिन दोनों वैल्यूज का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इसको आप हमेशा याद रखें और इसको इस्तेमाल इसी फॉर्म में करें। ठीक है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, दोनों का रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज का आएगा क्या, 5:9 या 5/9 का रेशियो आएगा। ठीक है, अब हम 5:9 ही क्यों लिखते हैं या 5:9, या हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि 5:9 क्या है, 5 क्या है और 9 क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमको बता दिया गया कि जो 5 है वो A को रिप्रेजेंट करता है और जो 9 है वो B को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सिंपल है। तो हम क्या इसको 9:5 नहीं लिख सकते, हम इसको 9:5 नहीं लिख सकते क्या। अगर ये 5:9 का रेशियो दे रखा है तो हम अगर इसको फ्रैक्शन में दिखा रहे हैं तो हम पहले ये डिनोमिनेटर को पहले क्यों नहीं लिख सकते, हम इसको 9:5 क्यों नहीं लिख सकते। ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि हम इसको 9:5 क्यों नहीं लिख सकते, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका रूल है। रूल क्या कहता है कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे 5:9 के फॉर्म में लिखी है या जो रेशियो आपने 5:9 के रूप में प्रेजेंट किया है, ये 5:9 का जो रेशियो है इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि जो 5 है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। सो क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। 5 क्या हो गया, एंटीसीडेंट या प्रथम अक्षर। इसको हम हिंदी में बोलना चाहें तो उसको प्रथम अक्षर भी बोल सकते हैं कि रेशियो का प्रथम अक्षर क्या हो गया, एंटीसीडेंट। ठीक है, कौन है वो, 5। ठीक है, दूसरा 9 हो गया जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो जो पहले लिखा है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, जो बाद में लिखा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इतना, ये बहुत ही आसान इंटरप्रिटेशन है इन चीजों का। इसको समझना याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। हम इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो शायद ये और क्लियरिटी हमारे को आएगी। लेकिन फिर भी बेसिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फिर मैं बताता हूँ आपको। 5:9 के फॉर्म में कोई नंबर आपने लिखा, ठीक है, ये रेशियो में है। रेशियो में कब होगा, जब वो समान क्वांटिटी में होगा, एक जैसी क्वांटिटी में या यूनिट में होगा। वो यूनिट क्या हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है, रुपीस हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है, ग्राम हो सकती है, लीटर हो सकती है, मिलीलीटर, कुछ भी रेशियो हो सकता है। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो यूनिट दोनों में सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट हम जनरली, चूंकि पीछे हमने आपके प्रीवियस क्लासेस में आपने 10th 12th 7th 8th 9th में बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा होगा, तो हम फिजिकल यूनिट्स को समझ सकते हैं कि यूनिट का मीनिंग क्या होता है। तो उतना मुश्किल नहीं है समझना है चीज़ को। ठीक है, खैर एनीहाउ, तो अब हम रिप्रेजेंटेशन पे आए। रिप्रेजेंटेशन में क्या हमने बताया कि 5:9 का रेशियो है। 5:9 के रेशियो को हम 5:9 के इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि 5 क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, प्रथम अक्षर हो गया, 9 क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट हो गया, जो कि बाद में आने वाला। ठीक है, ये रेशियो का थोड़ा सा ओवरव्यू होगा जिसको कि हमको याद रखना है और ये देखना है कि जब हम इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लेते हैं तो हम इसी फॉर्म में ये कुछ चीज़ों का ध्यान अपने दिमाग में रखें। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो इसको हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको बताता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और इसका क्लियर व्यू मिलेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये क्लियर हो गया। ठीक है, now suppose if we like to divide a particular given number or a value in a certain ratio. Ratio is already given to us. Now we are supposed to divide that particular
value in different ratio. How do we do that? First, very basic type of question is there. Suppose we are having rupees 672 with us. We are having rupees 672 with us, and we are required to divide this value in two different parts, that is 5:3. We have to divide this particular value in two parts, that is 5:3. 672 रुपए को हमको 5 और 3 के भाग में बांटना है, ठीक है। तो इसका और भी बहुत सारे डिनोमिनेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें जाएंगे तो उसको मैनुअली डिडक्ट करना या सॉल्व करना शायद कंपैरेटिवली मुश्किल होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके मैथमेटिकल फॉर्मेशंस हैं जो हम अपने सीनियर क्लासेस में या और कहीं हमने पढ़े होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे। लेकिन अगर हम इनको रेशियो के थ्रू सॉल्व करते हैं तो शायद ये कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमको सिर्फ इतना करना है कि हमको चूंकि ये वैल्यू 5 और 3 के पार्ट में डिवाइड करनी है, 5 और 3 के पार्ट में डिवाइड करनी है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो रेशियो की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है, जो रेशियो की वैल्यू हमको गिवन है, कौन कौन सी गिवन है, 5 और 3, ठीक है। हम इसका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशियो टर्म्स is equal to how much, 5 plus 3 is equal to 8. Now, जो हमने पीछे आपको बताया है कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, उसका यूज यहाँ पे आ गया। हमने आपको पीछे बताया ना कि एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। रेशियो में जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, पहला नंबर क्या हो गया, प्रथम अक्षर 5 हो गया, और 9 हो गया दूसरा अक्षर। तो जो प्रथम अक्षर है वो क्या है, 5 है, या एंटीसीडेंट क्या है, 5 है। यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या हो गया, यहाँ पे भी एंटीसीडेंट शायद 5 ही है, ठीक है, हाँ 5 है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंट ये एंटीसीडेंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट। तो पहले हम एंटीसीडेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमको टोटल दोनों का क्या मिल गया, 5 plus 3 8 टोटल आ गया रेशियो टर्म्स का, ठीक है। हमको 672 को डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 672, 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 672। ये फर्स्ट पार्ट हो गया एंटीसीडेंट के लिए। जो एंटीसीडेंट वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पे अपनी जानकारी के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एंटीसीडेंट हो गया, कितना हो गया, 672, या ये 5/8 डिवाइड बाई 672, वैल्यू कितनी आ गई, 420, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो हमको सॉल्व करना है, ठीक है। 420 आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट जो हम कॉन्सिक्वेंट के बारे में बात कर रहे थे, सेकेंड पार्ट क्या होगा भाई, सेकेंड पार्ट कितना है, कॉन्सिक्वेंट है 3, तो 3 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 672, ये कितना आ गया, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252, ठीक है। एक दिए हुए नंबर को हमने, या दिए हुए वैल्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के नाम कर दिया। आसान तरीका है, ठीक है। शायद हम मैथमेटिकली इसे मूव करते तो शायद इतना आसान नहीं होता, हम उसको बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस में डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तब जाकर शायद इसकी वैल्यू आती। लेकिन यहाँ पे हमने रेशियो के थ्रू इसको तुरंत दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और हमारे सामने वैल्यू आ गई। क्या किया हमने रेशियो के टर्म्स को ऐड कर लिया, सम ऑफ रेशियो टर्म्स कितना हो गया, सम ऑफ रेशियो टर्म्स कितना हो गया, 5 + 3 = 8 आ गया, ये रेशियो टर्म्स का टोटल आ गया। हमने उसी टोटल को यहाँ पे डिनोमिनेशन मान लिया, न्यूमरेटर क्या हो गया 5 फर्स्ट पार्ट एंटीसीडेंट, और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया 3 फर्स्ट पार्ट कॉन्सिक्वेंट या सेकंड पार्ट कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो 5/8 × 672 इक्वल टू इतना, और 3/8 × 672 इक्वल टू 252, ठीक है। तो जो पीछे हमने पढ़ा कि एंटीसीडेंट है सेम क्वांटिटी है, कॉन्सिक्वेंट है सेम क्वांटिटी है या सेम यूनिट है, वो चीज यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे बहुत काम का है।
as a management professional, this particular concept is going to help you a lot in your coming endeavors. But then again, you have to keep the track that how we are proceeding towards the things. This is the very basic thing. This is very basic thing. You can do this particular calculation in your mind itself. You do not need to write it somewhere and then solve it. You can do it in here itself. If you are having a basic acumen of mathematics or so, you can do it on your own. You do not need even pen and paper. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कैलकुलेशन, बहुत आसान है, इसको हम कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया इसका। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट के अलावा एक आध नंबर और बढ़ गया, फिर क्या करेंगे? मान लो अभी तो 2 ही लोग हैं, हमको यही पैसा 3 लोगों में बांटना होगा, फिर क्या होगा? अगर हमको यही पैसा 3 लोगों में बांटना है तो हम क्या करेंगे? फिर तो रेशियो कहाँ जाएगा? फिर तो अभी तो हमने बोलेंगे, सर ने तो अभी बताया कि रेशियो में एक तो एंटीसीडेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है, 2 नंबर होते हैं, दोनों समान यूनिट में होते हैं, वहां तक समझ में आ गया। अगर इसमें हम एक आदमी को और जोड़ दे कि इसको हमको ए और बी और सी में भी डिवाइड करना है, फिर क्या होगा? वही बताता हूँ आपको। प्रोसेस सिंपल है, जैसा आपने अभी किया सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है भाई, प्रोसेस में चेंज क्या होगा? अगर हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है रुपीज, हम इसको क्वेश्चन में मान लेते हैं 1162, ये वैल्यू टोटल आपको दे रखी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट में, 35:28:20, ये ए को देना है, ये बी को देना है और ये सी को देना है। तो क्या ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो गया? नहीं। क्या ये रेशियो प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रोपोर्शन में बेसिकली 4 वैल्यूज होती हैं। आप 2 रेशियोज को जब कंपेयर करते हैं तो प्रोपोर्शन होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे जब रेशियो का टॉपिक ओवर होगा। लेकिन अभी हम करंट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 लोग हो गए, ठीक है, ए बी और सी होगा। अब इसमें एंटीसीडेंट कौन सा है, कॉन्सिक्वेंट कौन सा है और सी कौन है, हमको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम हर एक को एंटीसीडेंट मान लेते हैं। इस केस में हर एक को एंटीसीडेंट मान लिया। अगर हम सम ऑफ रेशियो निकालते हैं तो ये क्या होगा? 35 + 28 + 20, ये भाई कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 83। वेरी गुड। ये कितना आ गया? 83 आ गया, ठीक है। अब ये तो क्या आ गया? ये कॉन्सिक्वेंट कॉमन हो गया। पीछे भी यही बात थी, यहाँ भी यही बात है, हम आपको फिर बता रहे हैं। यहाँ भी यही बात है, क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंट हो गया तीनों के लिए। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों के लिए कॉन्सिक्वेंट हो गया। कैसे हो गया? ए का पार्ट कितना हो गया भाई? 35 एंटीसीडेंट हो गया, 83 कॉन्सिक्वेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टोटल 1162। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है? 35 एंटीसीडेंट हो गया, 83 कॉन्सिक्वेंट हो गया और मल्टीप्लाइड बाय टोटल। फिर भाई साहब बी का पार्ट कितना हुआ? बी का पार्ट हो गया 28 डिवाइड बाई 83 इंटू 1162, ये हो गया बी का पार्ट। फिर सी का पार्ट क्या हो गया? 20 है, 20/83 इंटू 1162, ठीक है। तो यहाँ पे 20 एंटीसीडेंट हो गया, 83 कॉन्सिक्वेंट हो गया और हम अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम 35/83 करेंगे तो कितना आना चाहिए? कैलकुलेशन कर लेंगे आप अपने आप, मैं लिख देता हूँ 490 आना चाहिए, ठीक है, 490 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए? इसको सॉल्व करेंगे तो 392 आना चाहिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आप कैलकुलेशन अपने आप करके इसको चेक कर लेंगे, 280, ठीक है, 280 आएगा, ठीक है। अब इसको आप टोटल करेंगे तो ये आपको इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे टोटल निकाल लेना है, तो ये 1162 आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 2 और 3 लोगों में समान वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या होगा भाई? उस केस में क्या होगा? जो रेशियो का टोटल है या रेशियो के टर्म्स का टोटल है वो क्या हो जाएगा? वो कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा और पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी? वो एंटीसीडेंट हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सम ऑफ रेशियो। अब यहाँ पे ये 83 क्या हो गया? ये
कॉन्सिक्वेंट हो गया, ठीक है। और इंडिविजुअल वैल्यूज क्या हो गई, ये एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट है और ये एंटीसीडेंट है, ठीक है ना। तो ये कंपैरेटिवली आसान हो गया आपके लिए समझना कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का जो हमने आपको बेसिक रूल बताया उसका यूज क्या है, हाउ आर वी सपोज टू यूज दीज पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन क्वेश्चन ऑन द रियल लाइफ कैलकुलेशंस। Okay, so this particular concept has to be very clear in our mind when we are going to solve or take up the real life issues first thing, or we are going to solve a given question as well. So this has to be very clear in our mind. Okay, now we will move further to something complicated. थोड़ा सा मुश्किल करते हैं चीज को ताकि हमको और इसका एक ओवरव्यू मिल सके, रेशियो और किस काम में आ सकता है या इसका हम और डिफरेंशिएटर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें कि रेशियो या प्रोपोर्शन या परसेंटेज कुछ एक ऐसे टॉपिक्स है जो इंडिया में 99% या 99.9%, वो इसलिए चूंकि हम अगर नीट और जेई जैसे एग्जाम्स मेडिकल को और इंजीनियरिंग को छोड़ दें, उसके अलावा लगभग हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, वेरिएशन, ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो जिसके ऊपर बेस क्वेश्चन हर जगह आते हैं। आप स्टार्ट करें, आप लगा के एनडीएस सीडीएस से या एनडीएस से स्टार्ट करें, सबसे जो बेसिक्स होता है एनटीएससी से स्टार्ट करें। एनटीएससी क्लास 10th में आता है, क्लास 10 से लगा के और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और पता नहीं कहाँ कहाँ आप कौन कौन से एग्जाम देंगे। हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक्स पे आते आते कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है चीज, ठीक है। तो अगर आप बीबीए करने के बाद या अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए कह लीजिए कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो वी हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प अस in our coming future endeavors and we can make exact use of the same as we want to. So कब होगा ये, तब होगा जब हमको क्लैरिटी होगी चीज़ों में कि हाँ हम रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, परसेंटेज काउंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वेरिएशन निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि एक बैग है, प्रोबेबिलिटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम बात रेशियो की करेंगे। एक बैग है जिसमें कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स, ठीक है। कितनी अच्छी बात है ना। सबको अच्छा लगता है हाँ पैसों से भरा बैग हमारे पास हो, लेकिन हाँ कॉइन्स नहीं हो। आज की तारीख में तो 50 पैसे और 25 पैसे 10 पैसे कॉइन्स का कोई मतलब नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारे पास 500 और 2000 के नोट हों, ठीक है, बैग में बहुत सारा बड़ा बैग हो, तो बहुत सारे नोट भरे, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम चूँकि छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हमारी यूनिट भी छोटी है, ठीक है। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के कॉइन्स हमारे पास है बैग में बहुत सारे, ठीक है। अब इनकी जो कह लो, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया। इनका एक रेशियो है, जिस रेशियो में हमारे पास उपलब्ध है इसका एक रेशियो है। रेशियो कितना है? रेशियो है 5:9:4। बैग में सिक्के हैं, सब मिले हुए हैं आपस में, लेकिन हाँ हमको ये पता है किस रेशियो में, 5:9:4 के रेशियो में, ये हमको पता है, ठीक है। अब इसका एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। 5:9:4 के रेशियो में है, और एक चीज हमको और पता है, क्या पता है, इनकी टोटल वैल्यू जो है वो हमको रुपीस में दी हुई है। कितना है वो? 206। टोटल वैल्यू इज हाउ मच? इट इज 206। 206. Now here lies a certain kind of confusion in our mind which can be difficult to understand. Fine. क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमने आपको टॉपिक की शुरुआत में क्या बताया? टॉपिक की शुरुआत में हमने आपको ये बताया कि रेशियो का मतलब क्या हुआ
वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों समान यूनिट में हो। यहाँ पे क्या है कि रेशियो तो 5:9:4 दे दिया आपने। कॉइन्स 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के हिसाब से हैं और आपकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 206 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो ठीक है सर, तो इसमें दिक्कत क्या है, हम 206 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं और इन सिक्कों को डिवाइड कर लेंगे, बहुत आसान है। लेकिन कैलकुलेशन इतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप सोचिए आप इसको कॉइन्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको अलग अलग लेंगे, फिर आपको ये पता कैसे चलेगा कि 50 पैसे कितने हैं, 25 पैसे कितने हैं और 10 पैसे कितने हैं। तो यही निकालना है हमको कि दोनों अलग अलग कॉइन्स कितने हैं। हमको क्या निकालना है, 50 पैसा के कॉइन्स कितने हैं, 25 पैसा के कॉइन्स कितने हैं और 10 पैसे के कॉइन कितने हैं। ठीक है, निकालना हमको ये है। ठीक है, क्या निकालना है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा मुश्किल काम हो गया, मुश्किल काम हो गया है ना। इस मुश्किल को आसान करते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ये बहुत आसान एक आपको टूल दे दिया कि जहाँ पे आपके पास वैल्यू नहीं है उसको आप एज्यूम कर सकते हैं और किसी भी गिवन टॉपिक के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको मैथमेटिक्स ने सुविधा प्रदान की है जिसका कि फ़ायदा हम यहाँ ले सकते हैं। फाइन, सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी विल डू व्हाट, वी विल अज्यूम दैट द टोटल नंबर ऑफ coins is x। हमने क्या assume कर लिया, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने हैं, x है। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स x है तो भाई 50 पैसे के कॉइन कितने हो गए रेशियो के हिसाब से। अब रेशियो में देखिए वापस, यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे देख लो आप 5:9:4 की रेशियो में दे रखा है। तो इसका मतलब 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 रिप्रेजेंट करता है 50 पैसा, 9 क्या रिप्रेजेंट करता है 25 पैसा और 4 क्या रिप्रेजेंट करता है भाई 10 पैसा। सिंपल, आपको इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, रेशियो है 5:9:4। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम दोनों वैल्यूज का अकरेंस मिलाएंगे आपस में तो 50 पैसा हो गया 5 पार्ट, 25 पैसा हो गया 9 पार्ट और 10 पैसा हो गया 4 पार्ट। अगर हमने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को x मान लिया तो अगर हम इन वैल्यूज को काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 5x प्लस 9x प्लस 4x इक्वल टू 206। समझता सॉल्व, बहुत सिंपल है। आप 5x को जोड़ें, 5x 9x 4x को जोड़ लें, 206 के अगेंस्ट इसकी x की वैल्यू निकाल लें, आपको टोटल नंबर ऑफ x मिल गया, आप उससे मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाल लें। हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अब इसमें क्या रहता है, अब इसमें यह रहता है कि आपको ये नहीं पता कि 50 पैसा के कॉइन कितने हैं, 25 कितने और 10 पैसा है कितने, आपको ये भी मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5x/2, 9x/4 और 4x/10। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर 5x 50 पैसा को रिप्रेजेंट करता है, 5x को रिप्रेजेंट करता है 50 पैसा के कॉइन्स, तो भाई 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 2। तो हमने बाई 2 कर दिया। मान लो 100 कॉइन आ गए यहाँ पे, इसका आंसर कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली, मान लो 100 आ गया। तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, अब कितने नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, इतने रुपीस में कन्वर्ट हो गई। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 206 इधर है, ये 206 यहाँ है। ठीक है, तो ये रुपीस में है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेशन भी अपने को रुपीस में देना है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 100 कॉइन आ गए, तो 100 कॉइन इक्वल टू हाउ मेनी रुपीस, डिवाइड बाई 2, 50 रुपीस। सिंपल, ये मतलब हो गया ना कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 100 आ गई कि 100 कॉइन हो गए, तो 100 कॉइन का मतलब रुपीस कितने हो गए, 100 डिवाइड बाई 2, अगर 50 पैसा कॉइन है तो 50 रुपीस हो गए। मान लो यहाँ पे आपके पास 100 रुपीज है, 100 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया भाई, अगर कॉइन 100 कॉइन है, 25 पैसे के 100 कॉइन है तो रुपए कितने हो गए, बाई 4 25 रुपए हो गए। यहाँ पे 100 कॉइन है आपके पास 10 रुपए 10 पैसे के, 10 पैसे डिवाइड बाई 10 कितना आ गया,
तो कितना होगा 10 रुपये हो गए। तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया ये वाला पार्ट और रुपीज़ में कन्वर्ट होगा ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे जब हम इनिशियली कर रहे थे तब उस केस में रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं थे, वो सिर्फ कॉइन्स थे। तो हमने अभी इसको दोनों पार्ट को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। आसान है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आप इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। अगर हम इसका डिनोमिनेशन निकालते हैं या रेशियो लेते हैं तो शायद 10 आएगा और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है कि ये 50x हो जाएगा, ठीक है। ये 50x हो गया। ये वाला 9 है तो ये शायद 5 पे डिवाइड होगा बाई 4 करके और ये 45x हो जाएगा, ठीक है। और 4x वाला कितना हो जाएगा भाई, 4x वाला आ जाएगा 10 और ये 8x हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो कितना आएगा वैल्यू 4120, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 103x इक्वल टू 4120, ठीक है। और x इक्वल टू कितना आ गया 40। ये कैलकुलेशंस आप करके देख लें, ठीक है। तो प्रॉब्लम शायद यही वैल्यूज आपको आएंगी जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ये मतलब प्री फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस हैं तो शायद यही वैल्यू आएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लें, मे बी कोई वेरिएशन हो तो आप देख सकते हैं उसको अपने लेवल पे, बट मेरे हिसाब से 40 आनी चाहिए, ठीक है। तो अब x की वैल्यू अगर 40 आ गई तो अगर x की वैल्यू 40 है, x इक्वल टू 40 आपको दे रखा है, तो 50 पैसे के कॉइन भाई कितने हो गए, 5x इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 40 इक्वल टू 200 कॉइन्स, ठीक है। ये 50 पैसा के हो गए, ठीक है। फिर 25 पैसा के कितने हो गए, 9x इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 40 360 हो गए। और 10 पैसे के कॉइन कितने हो गए, आपको इसमें दे रखा था 4x, तो 4x इक्वल टू 4 इंटू 40 160 कॉइन्स हो गए। अभी ये सब तीनों क्या है, अभी ये तीनों कॉइन्स, ये तीनों क्या है, अब ये तीनों कॉइन्स हैं। अब अगर हम इसको 206 से मैच करेंगे तो इस 200 का मतलब क्या होगा भाई, इस 200 का मतलब होगा डिवाइड बाई 2 100 रुपए, ठीक है। इस 360 का मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाई 4 90 रुपए, ठीक है। और ये 160 कॉइन्स 10 पैसे के, इसका क्या मतलब हो गया, डिवाइड बाई 10 16 6 0 और 206 अपने को यही निकालना था। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई, आंसर ये आ गया कि हमारे पास 50 पैसे के 200 कॉइन है, 25 पैसे के 360 कॉइन है और 10 पैसे के 160 कॉइन है, जिनकी टोटल वैल्यू रुपीस में 206 आएगी, ठीक है। अब ये डिनोमिनेशन है, जब हमने सोल्यूशन आपको दिखाया इस चीज का, वो डिनोमिनेशन है, इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन बेसिक यही रहेगा। आपको क्वांटिटी पे विशेष ध्यान रखना है, आपको यूनिट पे विशेष ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कंपोनेंट सेम यूनिट में आए, हमारे पास यूनिट डिफरेंशिएट नहीं होनी चाहिए। एंटीसीडेंट का कॉन्सिक्वेंट का विशेष ध्यान रखना है कि एंटीसीडेंट कौन होगा, कॉन्सिक्वेंट कौन होगा, और अगर हमें विद इन क्वेश्चन इनको डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो हम हमारे लिए रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज, इनका कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं रह जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिवली चीजें आसान होंगी, ठीक है। तो अब चूंकि हम रेशियो को क्वेश्चंस की हेल्प से ही समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम अभी और इस क्लास में और इसके बाद वाली क्लास में भी आपको रेशियो के क्वेश्चंस कुछ बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हम रेशियो के क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करेंगे ताकि हमें और थोड़ा सा इस टॉपिक का इंसाइट मिल सके, पर्टिकुलरली रेशियोज का, ठीक है। अभी अपने पास इस सेशन में टाइम है, सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर concept is clear to you. So we can move on to another concept of the same or another type of questions where we can again assimilate the particular components of ratio as given over here, what we had discussed till now. So okay.
ये इन जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस का मटीरियल और प्लस इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके कंटेंट फॉर्म में वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपने कंटेंट को देख सकते हैं, कंडीशंस को देख सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहाँ पे आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं सोल्यूशंस के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो वहाँ पे हो गए जहाँ पे आपको ये कहा गया कि भाई, है ना, कि सेम तरीके की चीज़ें आपने आपस में मैच कर दी, रुपीस दे रखे हैं तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, कॉइन्स दे रखे हैं तो आपने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। मिक्सचर बनाएंगे तो क्या होगा, मिक्सचर बनाएंगे तो क्या होगा, मिक्सचर भी तो इम्पोर्टेंट है, मिक्सचर में तो चीज़ें मिलाते हैं कि इतनी चाय में इतना चाय बना रहे हैं तो उसमें इतना दूध होना चाहिए, इतना रेशियो में इतना चीनी होना चाहिए, इतना चाय पत्ती होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, तब जाके वो चाय अच्छी बनती है, ठीक है। तो अगर हमको अलग अलग चीज़ें मिलानी है, मिक्सचर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सपोज एक मिक्सचर है आपके पास, ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ, मिल्क और वाटर का कंटेंट कितना रखा है, 4:3 के रेशियो में आपको गिवन है, 4:3 के रेशियो में गिवन है, ठीक है। अब टोटल मिक्सचर में, ठीक है, अब मिल्क और वाटर के फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब क्या होगा कि 4 तो मिल्क हो गया और 3 क्या हो गया, ये वाटर हो गया। ये हम समझ सकते हैं, हमने पहले भी इस चीज को देखा है, ठीक है, 4 और 3 के फॉर्म में डिवाइडेड है। लेकिन अब इसने किसी ने क्या किया कि इसमें ज्यादा कमाई करने के लिए क्या किया कि उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, 5 लीटर ऑफ water is added to the mixture, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अब इसको जब ऐड किया तो क्या हो गया, रेशियो चेंज हो गया, रेशियो कन्वर्टेड टू 4:5, रेशियो कन्वर्ट हो गया किसमें, 4:5 के रेशियो में हो गया, ठीक है। अब अगर रेशियो कन्वर्ट हो गया तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्टूड है सब। व्हाट इज गिवन ओवर हियर इज गिवन दैट इफ देयर आर 2 components to be added in a given mixture like milk and water and ratio is 4:3. Now what is being done, it is done that the person has added 5 liter of water in the same and the ratio is converted to how much, 4:5. Now what we are supposed to find out, we are supposed to find out the quantity of milk, we are supposed to find the quantity of milk. So what we can do, we can again let the value of total mixture is how much, x is the value of mixture, simple as that, fine. Now if we represent it in a form in the initial ratio, उस initial ratio में प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 4x/3x, इनिशियल रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ये एंटीसीडेंट या कॉन्सेक्वेंट समझ सकते हैं आप। इसका मतलब ये क्या है, ये मिल्क है, ये क्या है, ये वाटर है। किसी ने क्या किया, ज्यादा पैसे कमाने के लिए 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो पानी में ही ऐड होगा। पहले 4 लीटर दूध था, 3 लीटर पानी था, अभी अगले ने क्या किया कि 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो 5 लीटर पानी किसका पार्ट बनेगा, पानी का ही पार्ट बनेगा। तो ये नीचे वाले में 3:5 हो गया। अभी नया रेशियो क्या बन गया, नया रेशियो बन गया 4:5 का, जहां पे एंटीसीडेंट 4 हो गया और कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। कितना आएगा भाई, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। आप इसको सॉल्व करें, 20x इक्वल टू कितना आना चाहिए, 20x, इसको सोल्यूशन निकाल लेते हैं आप। तो 4 यहाँ पे लिख लें आप,
4, 3x + 5 यहाँ आ गया, ठीक है। और हम कंपेरेटिवली इसकी या इसको 8x मान लेते हैं, 8x आएगी वैल्यू, 8x इक्वल टू कितना हो गया, इसको सॉल्यूशन थोड़ा लेते हैं, तो 8x इक्वल टू कितना आ गया, 8x इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2.5। तो अगर x 2.5 है तो इस केस में मिल कितना होगा, इस केस में 4:5 वाले केस में मिल कितना होगा 4 इंटू, इस वाले केस में 4 इंटू 2.5, तो ये कितना हो गया 10 लीटर ऑफ मिल्क आएगा। हो गया सॉल्व। तो ये उस केस में इन द गिवन कंडीशंस वेयर टू डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग मैच्ड एंड दे आर आल्सो गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ same quantities where you can use the this gamut of ratios to solve the same. Fine. So it is not very difficult to understand, but then again if we know the small techniques, then it will become easier for us to solve the questions. हम छोटे छोटे टेक्निक्स या कह लीजिए आपकी छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस जानते हैं, और बेसिक कंडीशन अगर हम कंसेप्ट की नहीं छोड़ेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट ही नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा चीज़ों को सॉल्व करना और समझना। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपके लिए उसको सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। तो इसके आगे का हम जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो